जी, सबसे पहले क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कल के वाले से जो पूछना चाहते हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वन बाय वन पूछना। जी, उज़मा आपका माइक आना है, आप क्या पूछना चाहती हैं? उज़मा खालिद। और कोई स्टूडेंट, कोई सवाल हो जाए किसी का? हाँ सर। चलें, कल हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था? टॉपिक कौन सा एसेप्टिक टेक्निक सर। चलें, आज हमने असल में ये जो सिलेबस के लिहाज से एसेप्टिक टेक्निक्स और इसके आगे स्टरलाइजेशन, और उसके बाद गालिबन एक और टॉपिक भी है जी, ऐसा ही है, कौन सा था ये? वेल, ये सारे इंटररिलेटेड टॉपिक्स हैं और हेडिंग्स डिफरेंट हैं और सबके सब आपस में ये रिलेट करते हैं, इस सिलेबस को चला गया मेरा जी। एसिड टेक्निक, स्टरलाइजेशन और केमिकल स्टरलाइजेशन, ये हेडिंग इस तरह से दिए हुए आपके सिलेबस में, लेकिन बहरहाल ये इनकम्प्लीट है लिस्ट और ये सब चीज़ें इंटररिलेटेड हैं। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। जनरल चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्कस हो गई थी। दोबारा गौर कीजिए कि एसिड टेक्निक कल हमने सिर्फ तारीफ किया था, वो जोसेफ लिस्टर की बात हुई थी कि जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले फिनोल यानी कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया और बहुत ही कामयाबी के साथ ये टेक्निक्स इंप्रूव होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी हवाले से है, वो भी याद रखिए कि चूंकि इंसानों की सेहत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फूड और हेल्थ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जोसेफ लिस्टर ने जो चीज़ सामने रखी बैक्टीरिया को किल करने के लिए फिनोल का इस्तेमाल, उसी दौर में उसके कुछ अरसे बाद एक और केमिकल, उसका जो नाम जो मैं बोलूँगा, आपकी बुक ने उसका नाम कुछ और दिया हुआ है, वो नामों में फ़र्क होता है, बस आप खुद बता दें कि क्या है। क्या आप समझते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है? मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस क्लोराइड से वाकिफ़ हैं कि नहीं? यस सर। जी, सिर्फ एक जवाब आया जी, और कोई जवाब देना चाहता हो? सर आपने क्या पूछा है? What is mercuric chloride? What is mercurous chloride? What is mercury chloride? यस सर, ये हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल की एक जवाब किसने दिया है? चूंकि बहुत से बाइक ऑन हो गए हैं। जवाब किसने दिया? सर मैं फरवा। परवाह नहीं, आपका जवाब गलत है जी। और कोई जी? सर वैसे तो मैंने जो पूछा कंपाउंड्स उसका होते जवाब। हैं जो पेरिफेरल एक्शन होता है इनका। और कोई सर जी? ये उमर उमर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। कहें, बताएं। सर ये मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि मर्करी हो गया, मर्करी एंड क्लोराइन हो गया, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट है हम्म, और ये वेरी टॉक्सिक फॉर्म यानी ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। हम्म। चलें, ठीक है, आपने एक दो लफ्ज़ों को गड़बड़ किया, लेकिन वह कंसेप्ट ठीक है आपका। याद रखिए कि ये केमिस्ट जो हैं मुसलसल मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं और कुछ तो कंपाउंड ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर भी मौजूद होते हैं। मर्करी के बहुत से कंपाउंड बनाए गए, टेस्ट किए गए और देखा गया कि वो जरासीम को मारने में बहुत अहम पार्ट प्ले करते हैं, जिसमें यस सर। HgCl2, मैंने इसका फार्मूला आपके सामने बोल दिया, इट इज HgCl2। गालबन बुक ने इसको बाइक्लोराइड कुछ यूं का नाम दिया होगा, वो क्लासिकल नेम है। ये था जी एक केमिकल का नाम। और याद रखिए कि इस तरह के और बहुत से केमिकल्स ट्राई किए गए। किसी ने आई एम श्योर अब लोग आर्सेनिक के नाम से वाकिफ हैं। आर्सेनिक, यस सर। आर्सेनिक तो प्योर वो है, मेटल है, एलिमेंट है, लेकिन इसका एक कंपाउंड है जो कि आर्सेनिक ऑक्साइड, कंपाउंड का नाम है आर्सेनिक ऑक्साइड। ये भी बहुत अच्छे से, सॉरी,
जी, आर्सेनिक ऑक्साइड ये भी इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब तक भी हो रहा है। ज़माना कभी काफ़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है। 1940 का ज़माना था, बल्कि उससे पहले, सॉरी, 1900 से लेके 1940 तक तो सिर्फ केमिकल्स ही यूज़ हो रहे थे। 1940s में एंटीबायोटिक्स आ गई थी और पेनिसिलिन के नाम से वाकिफ़ हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ऐसे ही मैं एक नाम और लेने लगा हूँ। आप मेजॉरिटी लोगों ने सेप्ट्रॉन का नाम सुना होगा। समझते हैं सेप्ट्रॉन क्या चीज़ है? सेप्ट्रॉन, नो। चलिए मैं एक और नाम ले रहा हूँ, अब ये जनरल टर्म होगी। डू यू नो व्हाट आर सल्फर ड्रग्स? यस सर, सल्फर ड्रग्स में पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है। कोई एग्जांपल सल्फर ड्रग की, कोई एग्जांपल जो आपने पढ़ी हो? सर सल्फर ड्रग में सर सल्फालिनामाइड। डिनामाइड, और सर सल्फर डायजीन, सल्फर डायजीन। सल्फर डाइजीन। सबसे पहले जो केमिकल इसमें आया था वो सल्फर डाइजीन था। बहरहाल जो सल्फर ड्रग्स हैं ये एंटीबायोटिक से पहले आ गए थे और अब तक इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये सब यस भी सर, बैक्टीरिया को किल करने वाले हैं। बहरहाल बात हो रही थी कि मुख्तलिफ डिस्कवर इनका केमिकल, डोमेक था सर। मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं ये इनका इस्तेमाल अब से तकरीबन 125 साल पहले से शुरू हो चुका हुआ है, बल्कि इससे भी पहले से कि इनको यूज़ किया जा रहा था मुख्तलिफ जरासीम को मारने के लिए, और ये डेवलपमेंट होती गई। लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी उन केमिकल्स को मिली जिन्हें हम आजकल एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरियल और फंगल ओरिजिन की हैं। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चाइनीज़ जो फिजिशियन थे उन्होंने बहुत पहले, कई 100 साल पहले ये चेक कर लिया था कि बाज़ औक़ात कुछ फंगस को अगर ज़ख्म पे लगा दिया जाए तो ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। ये पॉइंट आमतौर पर बुक्स में नहीं मिलता, चूँकि वो जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, पुरानी क्लासिकल, उनमें ये चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं। आजकल न्यू बुक्स में चीज़ें इस तरह से कम ही पाई जाती होती हैं। वेल, इसका मतलब है कि उनके ज़हन में था कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक है, और वो ताल्लुक बहुत बाद में जाके साबित हुआ कि फंगस के अंदर एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं। अच्छा, अब चूँकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, इस तरह से हम इसको 3 हिस्सों में तक़सीम करें। यस सर। पहले हिस्से में मैं इन ही चीज़ों का नाम, जो कि केमिकल्स के नाम से हैं केमिकल के नाम से, लेकिन चूँकि स्पेसिफिक हैं, ये यूज़ किए जाते हैं टू किल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए। और इससे पहले ऑलरेडी डिसइंफेक्टेंट का लफ्ज़ भी था, उस लिहाज से भी हैं, और भी लफ्ज़ हैं जिससे रिलेटेड हैं। अब 3-4 नाम डिस्कस हो चुके हैं आपके सामने। नंबर 1 पे फिनोल का नाम आया, नंबर 2 पे मर्क्यूरी क्लोराइड का नाम आया, नंबर 3 पे मैंने आर्सेनिक ऑक्साइड का नाम लिया है, नंबर 4 पे मैंने ज़िक्र किया कि क्लासिकल मेडिसिन में ज़िक्र मिलता है कि कुछ फंगस ऐसे हैं जो ज़ख्मों को ठीक होने में मदद देते हैं, और बहुत बाद में जाके पता चला कि उनमें एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी 1928-29 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिससे आप पहले से वाकिफ हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1940-45 के ज़माने में शुरू हुआ, कमर्शियल यूज़। उससे पहले वो सिर्फ थ्योरेटिकल अहमियत का हामिल ही था। अच्छा, उसके बाद से अब तक हंड्रेड्स के हिसाब से एंटीबायोटिक्स आ चुकी हुई। हाँ, दरमियान में मैंने उसका जिक्र भी कर दिया है, जो सल्फर ड्रग्स हैं। सल्फर ड्रग्स इससे पहले डिस्कवर हो चुकी थी और वो अब तक भी यूज़ हो रही हैं, जिनमें से कुछ नाम आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं। हर एक मेडिसिन की अपनी कुछ ख़ुसूसियत होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, तो उसमें कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं। एक लफ्ज़ बहुत मशहूर है, आप साइड इफ़ेक्ट के नाम से वाकिफ़ हैं? आप इस नाम से वाकिफ़ हैं सब लोग? साइड इफ़ेक्ट। यस सर। जब भी हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उसका असल, हम उसको यूज़ तो कर रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वो उसके अलावा भी कुछ ना कुछ और करती है। वो चीज़ें उसके साइड इफ़ेक्ट कहलाते हैं। बंदे ने एंटीबायोटिक खाई है जरासीम को मारने के लिए, उसका स्टमक डिस्टर्ब हो गया, डायरिया शुरू हो गया, मोशन शुरू हो गए, या एक बंदे को चक्कर आने शुरू हो गए, या पेनिसिलिन जो कि सबसे मशहूर है ज़माना कदीम से, उसके इस्तेमाल से बहुत से लोगों की स्किन पे एलर्जी हो जाती है। ये मशहूर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि जिनसे आप वाकिफ़ हैं। और ज़ाहिर है आपने तो उसको चूँकि थ्योरेटिकल पढ़ना है, डॉक्टर्स को उसको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है कि उसका जो रिएक्शन है उसको कैसे अवॉइड करना है या क्या करना है। ये था जी
बहुत सी चीज़ों का नाम। अब अगर हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स की तरफ आ जाएं, डिस्कवरी के लिहाज से पेनिसिलिन फर्स्ट वन थी। क्या आप जानते हैं सेकंड एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन के बाद, या सेकंड थर्ड फोर्थ, जो पहले 3 4 है वो कौन कौन सी? यस सर। जी बताइए। सर रेने डिबोज ने की थी 1939 में ना, हम्म, ग्रेमिसिडिन की थी और टायरोसिडिन की थी। और इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन आपने नेट से तो नहीं ली कहीं से? नो सर, हमने बुक से पढ़ी थी। कौन सी वाली बुक से? सपेल्सर से। वेल सर, वेल मैंने इसको कहीं और से देखा हुआ है, उसमें कुछ और नाम भी हैं। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन नाम आपने सुना होगा। जैसे सुना हुआ है। जी जी, सर। ये भी उसी दौर की डिस्कवरी है, अर्ली दौर की डिस्कवरीज में से है। नियोमाइसिन, ये भी इसी दौर की ही है, तकरीबन 1940-45 के समय की डिस्कवरीज। वेल ये थी जी चंद एक एंटीबायोटिक। अब उसके अब तो चूंकि एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा आगे तक चली गई है, लेकिन यहाँ पे मैं एक टेक्निकल टर्म की तरफ आना चाह रहा हूँ। दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक लफ्ज स्पेसिफिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ये जनरल एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसको किसी भी आम बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी आम बीमारी का मतलब ले रहे हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हुई, एक आम बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से हुई हो। मसलन एक बंदे का गला खराब हो गया है, या कोई हल्की सी इन्फेक्शन हुई है और बुखार हुआ हो, तो ऐसी सूरत में हम कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के फुल्के एंटीबायोटिक। और इस्तेमाल भी हल्की फुल्की करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है जो बहुत से बैक्टीरिया को मार देती है। लेकिन अब जो अगला पॉइंट है, बहुत नोट करने वाली चीज़ है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, जो किसी खास बैक्टीरिया को मारने के इस्तेमाल की जाती है। और मैं उसकी एग्जाम्पल देने लगा हूँ। फर्स्ट के बंदे को टीबी हो गई है, अगर आप उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो टीबी ठीक नहीं होगी। एक बंदे को लेप्रोसी, जिसको उर्दू में जुज़ाम या कोढ़ कहते हैं, ये हो गया है, Yes. अगर आप उसका ट्रीटमेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से करने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रीट नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सी और डिजीज भी हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, एंड मैनी अदर्स। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो आम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होती। ये वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन बहरहाल मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करूँ। ऐसी एंटीबायोटिक जो किसी खास बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं। और उसकी बहुत सी मिसालें हैं, हम मिसालों में तो नहीं जाएंगे। मैंने जो डिजीज़ का नाम लिया है, इनको मारने के लिए भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक मौजूद हैं। और अक्सर बेशर केसेस में इनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं। मसलन आपने सुना होगा फलां बंदा चेस्ट स्पेशलिस्ट है, वो डेफिनेटली टीबी का इलाज अगर कराना हो तो उससे कराना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझता है। एक आम डॉक्टर जब ऐसे किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उससे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, वो नहीं समझता कि इसको क्या और कैसे होना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा उनका नॉलेज होता है, ज़्यादा स्टडी होती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको और ये भी याद रखिए कि मैं एक टेस्ट की तरफ आ रहा हूँ, इसका ताल्लुक भी माइक्रोबायोलॉजी से ही है। ये चेक करना कि कौन सी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए मुफीद होगी। क्या आप समझते हैं कि ये टेस्ट किसी किसी ने सुना हो, पढ़ा इसके बारे में, कोई नॉलेज है आपके पास? सर काइंडली रिपीट कीजिए, कौन सा टेस्ट? एक मरीज है, मरीज ठीक नहीं हो रहा, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर 3 4 डॉक्टर चेंज किए, वो किसी स्पेशलिस्ट के पास Yes. पहुंचा, वो उससे उससे कह रही आप ये वाला टेस्ट कराओ के लाओ। उससे पहले लोगों ने बहुत से टेस्ट कराए होते हैं। ब्लड जी कल्चर का टेस्ट करवाते हैं, उसमें सारे पैथोजेंस का आ जाता है कि आपके ब्लड में कौन से पैथोजेंस हैं। जी बिल्कुल ठीक है, जी, ब्लड लेते मैंने हैं करवाया था। जी, उसका कल्चर कराते हैं, उसको सिंपली कल्चर टेस्ट कहते हैं। वो उसमें चेक करते हैं कि बैक्टीरिया कौन से हैं, और साथ ही ये टेस्ट करते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कौन सी सूटेबल है। उसकी एक और रीजन भी सुन लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि मैंने कहा था कि काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हमारे यहाँ क्वैक्स बहुत ज्यादा हैं। क्वैक्स क्या करते हैं कि मरीज हल्का सा गला खराब है, पेशेंट पहुंचा किसी क्वैक के पास या आम डॉक्टर के पास, उसने उसको बहुत ही हाई पोटेंसी यानी बहुत ज्यादा तेज मेडिसिन दी। अब एक मामूली सी बीमारी के लिए एक बहुत तेज मेडिसिन अगर दे दी जाए तो उसका रिजल्ट, बंदा तो ठीक हो जाएगा और कहेगा वाह जी क्या करना डॉक्टर साहब ने, एक की पूरी खा दी थी मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन याद रखें कि वो ठीक नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा हो जाएगी, क्योंकि
अक्सर बेशतर लोग ऐसा करते हैं कि वो 2-4 मेडिसिन की डोज से जब महसूस करते हैं ठीक हो गए, दवाई खाना बंद कर देते हैं। बैक्टीरिया किल नहीं होते, बॉडी में मौजूद थे वो सारे किल नहीं होंगे, बल्कि कुछ बच जाएंगे। जो बच गए हैं जब वो डेवलप होना शुरू होंगे तो नेक्स्ट टाइम वो मेडिसिन उन पे असर नहीं करेगी। इसको हम ड्रग रेसिस्ट के नाम से जानते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल फील्ड में। बहुत से पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो उस बीमारी से तो ठीक हो जाते हैं जिससे वो इलाज के लिए गए थे, लेकिन वहां से अगर उनको कोई इन्फेक्शन लग जाए तो उसको ठीक करना और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गरीब मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फैसिलिटी इतनी नहीं है कि हॉस्पिटल्स को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक रखा जा सके और हमको एक्स्ट्रा इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ये थी जी एक रिलेटेड चीज़। बहरहाल मैंने एंटीबायोटिक्स को इन जनरल मैक्सिमम डिस्कस कर दिया है और जो बाकी नाम थे मेरे नाम आपको ले दिए हैं, मशहूर मारूफ है सबके सब। बहुत से और केमिकल अब भी ट्राई किए जा रहे हैं माइक्रोब्स को किल करने के। ये हमारा एक किस्म मुकम्मल हो गया ड्रग्स और माइक्रो एजेंट्स के हवाले से। तो देखिएगा ड्रग्स नंबर 1 पे तो वो होती हैं जो हम ओरली यूज़ करते हैं या इंजेक्शन की शक्ल में यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो स्किन के ऊपर लगाई जाती हैं। आई एम श्योर आप ऑइंटमेंट या क्रीम के नाम से वाकिफ हैं। क्रीम्स या ऑइंटमेंट जो स्किन पे, अगर स्किन पे कोई डिजीज हो, स्किन इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे बॉडी में बाहर से भी क्रीम या सिरेट या ऑइंटमेंट लगाए जा सकते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल एक देने लगा हूँ। आप लोगों ने ये तो इससे ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, बैक्टीरिया से और फंगस की बात चली जाएगी। एथलीट्स फुट के नाम से वाकिफ हैं आप लोग? यस सर। एथलीट्स फुट यस सर। जी, पाँव की Yes, sir. उंगलियों में अगर ऐसा हो जाए किसी के पाँव में इन्फेक्शन हो जाए तो Fungal उसमें infection. दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। टॉपिकल एप्लीकेशन यानी उसके ऊपर ऑइंटमेंट या क्रीम भी लगानी पड़ेगी और साथ खानी भी पड़ेगी। वो खा सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल ऐसा करना पड़ता है। ये है जी हाल अबाउट के मुख्तलिफ माइक्रोब्स को किस तरह से एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल किया जा सकता है। और ज़ाहिर ये कंट्रोल एंटीबायोटिक की मदद से किया जा रहा है, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की मदद से किया जा रहा है। हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। हमारा दूसरा हिस्सा है, चूंकि यहाँ पे जो तस्वीर जो हमारा सिलेबस है, सॉरी सिलेबस में उसने सिर्फ एसेप्टिक टेक्निक्स, उसके बाद वर्डिंग कीजिए केमिकल खाली स्टेरलाइजेशन और केमिकल स्टेरलाइजेशन ये इस्तेमाल किया। अब इसने स्टेरलाइजेशन इस्तेमाल किया है, इसने फिजिकल एजेंट्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन याद रखिए जो फिजिकल एजेंट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। फिजिकल एजेंट्स आर पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन और दूसरों में कह लें कि दे आर आल्सो पार्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स। और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि पेशेंट्स के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाहिर है कि एंटीबायोटिक्स, लेकिन जब आपने लैब में काम करना है या कोई और जगह है जहाँ पे आप जरासीम को मारना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में तो आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी। फिजिकल एजेंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स एंड स्टेरिलाइजेशन। और ये भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, तरतीब कुछ आगे पीछे हो सकती है। मैं सबसे पहले इंसिनरेशन से शुरू करूँगा। इंसिनरेशन, और ये सबसे पहले से रख रहा हूँ कि ये क्लासिकल है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो साइंटिस्ट ने नोट कर ली थी वो यही थी कि आग के जरिए इंसिनरेशन को जलाना होता है। हम जलाकर बैक्टीरिया से चीज़ों को पाक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये आप सिर्फ वहाँ कर सकते हैं जैसे कोई चीज़ मेटल की बनी हुई है। अगर बर्तन मेटल के हैं, कोई भी चीज़ उसको आप आग में रख दें वो जल जाएंगे, बर्तन नहीं जलेंगे, उसमें बैक्टीरिया सब जल जाएंगे। चूँकि वो बर्तन शदीद गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। जी अक्सर आप कुछ कहना चाह रही थी? चलो ये अगर हम लैब की बात करते हैं, आपके पास जो इनऑकुलेटिंग लूप होता है या इनऑकुलेटिंग नीडल होती है, उसको हम सिंपल स्पिरिट लैम्प जलाएं, उसके शोले में ले जाएं, उसको जस्ट 1 मिनट रखेंगे तो तमाम बैक्टीरिया उसमें बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये मेथड मेटेलिक चीज़ों को या कोई भी ऐसी चीज़ जो हीट रेजिस्टेंस हो, अगर ग्लासवेयर आपके पास ऐसा है जो हीट रेजिस्टेंस है, उसको भी आप हीट की मदद से स्टरलाइज कर सकते हैं। ये इंसिनरेशन एक मैंने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट इसी हवाले से, फिजिकल एजेंट के हवाले से, यूज ऑफ हीट। हीट को बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से यूज किया जा सकता है।
हम हॉट वाटर यानी बॉइलिंग वाटर यूज कर सकते हैं, हम स्टीम यूज कर सकते हैं, हम हॉट एयर यूज कर सकते हैं। ये सब के सब मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। हम हीट को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें जो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट जो आपकी बुक ने भी डिस्कस किया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, वो दो लफ्ज है। एक लफ्ज है मॉइस्ट हीट और एक है ड्राई हीट। आपको याद होगा शायद, मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा कि कल मैंने हॉट एयर ओवन का नाम लिया था, कब लिया था? हॉट नहीं एयर सर, ओवन, कल डिस्कस हुआ। जी, हॉट एयर ओवन की बात हुई थी। हॉट एयर ओवन में ज़ाहिर आप हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हॉट एयर ओवन की हीट होगी वो ड्राई हीट होगी। याद रखते हैं, ड्राई हीट का इस्तेमाल किया मैंने। और ऑटोक्लेव का नाम एक्सप्लेन हो चुका हुआ। ऑटोक्लेव को तो बहुत डिटेल से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि उसका मेथड क्या है, कैसे करते हैं, बात हो चुकी है। इसमें स्टीम होती है और हाई टेम्परेचर पे होती है। अभी जो हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंपैरिजन है दोनों का, कि कौन सा बेहतर है। दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो हम जब कंपैरिजन करेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। अगर तो सिर्फ बैक्टीरिया है, जिंदा बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया है, फिर तो आप ड्राई हीट यूज कर सकते हैं, पानी के बगैर, नमक के बगैर, स्टीम के बगैर, वो किल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लफ्ज़ वाक़िफ़ में, बहुत ही मशहूर लफ्ज़ है स्पोर्स, और अभी वाक़िफ़ हैं कि बैक्टीरिया के स्पोर्स एंडोस्पोर कहलाते हैं। आप इस नाम से भी वाक़िफ़ हैं बहुत अच्छे तरीके से, बैक्टीरियल स्पोर्स आर एंडोस्पोर्स। यस सर। वो बैक्टीरिया जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, अब मैं 2-3 मिसालें दूंगा, देखते हैं कि जी, बल्कि मैं मिसालों की बजाय आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे याद आ गया। आप में से कोई बता सकता है कि सब दुनिया में सबसे खतरनाक बैक्टीरियम कौन सा है इस रेफरेंस से, स्पोर फॉर्मेशन के रेफरेंस से? एनी आंसर? सर कॉमन में इकोलाई अभी तक हमने पढ़ा है, इसके अलावा सर उसमें नहीं गए हम। जी हसन, आपने जवाब तो दिया, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कोई जी? क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम मिसबा ने कहा है। मिसबा यस सर। जी, आपका जवाब यस सर। ठीक है। इसको आपने आगे पिन पॉइंट करना है, क्लोस्ट्रिडियम की स्पीशीज है, उसका नाम बताना है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक जवाब तो उम्र की तरफ से आ गया, लेकिन मैं इससे भी और आगे जाना चाहता हूँ, इससे भी आगे यस पिन पॉइंट सर। करना। सर परफुरेंजिस क्लेप्सिला निमोनिया। नहीं, फरो का जवाब गलत है। फिलहाल आगे चलें। और कोई जी? मेरा सारा जवाब गलत ही हो गया। सर जी, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। ये भी मिसबा का जवाब है। मिसबा ने कहना चाहिए कि माइक ज्यादा ऑन है, तो मुझे पता नहीं चलता किसने कहा। यस सर। ठीक ठीक है, बाकी लोग माइक्स बंद, लेकिन सब लोग माइक बंद कर लें जी। सब लोग माइक्स बंद कर सर लें मैंने अपने। जिसने सवाल पूछना वो पूछे, वन बाय वन जी। और कौन करना चाहता है, जवाब देना चाह रहा? और कोई? चलें, मिसबा का जवाब, मिसबा के दोनों जवाब ठीक हैं जी। मिसबा का पहला जवाब था क्लोस्ट्रिडियम, और फिर उसने पिन पॉइंट किया, और आखिरी जिसका जवाब था, देखिए दुनिया का सबसे सख्त जान बैक्टीरियम इस लिहाज से क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है। टेटनस के बैक्टीरिया इतने सख्त जान हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप 1 लीटर पानी ले लें, उस पानी में बैक्टीरिया को डाल दें और उसको चूल्हे पे रख दें बॉयल होने के लिए। चाहें तो जैसे ख्वातीन करती हैं, चूल्हे की आंच फुल कर दें। रिजल्ट क्या निकलेगा? जवाब देना है जी, कौन जवाब देगा? कोई भी सर जवाब देना क्या चाहिए। कहा आपने, रिपीट कर दें। एक बर्तन ले लें, ज़ाहिर है कि घरों में बर्तन देगची होती है, देगची में पानी डालें 1 लीटर, उसमें टेटनस के बैक्टीरिया डाल दें, उसको चूल्हे पे रख दें, चूल्हे को जला दें और चूल्हा फुल कर दें। रिजल्ट क्या निकलेगा? पानी उबलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद बैक्टीरिया को मॉइस्ट हीट मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी ड्राई हीट से मॉइस्ट हीट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है किल करने के लिए बैक्टीरिया को। उसके बाद फिर उसके बाद वो उनका मॉइस्ट हीट मिलेगी, और अगर वो आपने बताया कि वो हार्डेस्ट बैक्टीरिया हैं तो वो किल नहीं होंगे, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम टाइम भी बढ़ाते जाएं, यानी कि काफ़ी टाइम तक उसको हीट करते जाएं। चलें जी, फरवा ने जवाब दिया है, और बाई चांस आज फरवा का ये जवाब भी गलत है। सर मुझे नहीं लगता उसमें इफेक्ट होगा। जी सर समिया, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाकी लोग चुप रहे हैं जी। एक वक्त में समिया, आप क्या कह रहे हैं?
सर उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? सर वो स्पोर्स हैं इसलिए तो स्पोर फॉर्मिंग। सर जी स्पेसिफिकली फरवा आप तो बंद कर लें, फरवा माइक बंद करें, आपके सारे जवाब गलत आ रहे हैं इसलिए आप बंद रखें माइक। जी आमना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर हो सकता है कि मस्टर्ड से बैक्टीरिया की डेथ हो जाए लेकिन उसके अंदर जो एंडोस्पोर है वो सरवाइव करें। आमना को जवाब कंडीशनल हो गया पार्शल। उम्र अब आपने बताना, आप क्या कह रहे थे? उम्र यस सर। सो बॉइलिंग जो है ना, बॉइलिंग जैसे वाटर को बॉईल करना है, तो उसके अंदर जो बॉइलिंग है वो ना तो स्टीराइल कर सकती है किसी चीज को, एक हद तक वो यानी वो कर सकती है, डिसइंफेक्ट कर सकती है किसी चीज को, लेकिन तो जो क्लोस्ट्रीडियम जो बोtulinum है या टेटनी है सर, ये जो स्पोर फॉर्मर्स हैं और ये सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। चलें ठीक है, माइक बंद। जी मारिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मारिया, उम्र बंद कर लें माइक। मारिया, मारिया यस सर, वो जी, जो यस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो उसकी ये वाले बैक्टीरिया हैं, इसकी जो प्रोटीन्स होगी वो सही तरह से कोगुलेट नहीं होंगी ये वाली इस टेम्परेचर पे, तो इसलिए वो डेड नहीं होंगे। मारिया ने बहुत अच्छे बात जवाब दिया है और मारिया का जवाब कम कम ही देती रहती है क्लास में। चलें खैर कोई बात नहीं। बहरहाल जवाब आप लोगों के जवाब, कुछ लोगों के जवाब पार्शली दुरुस्त हैं, लेकिन मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा। अपने गौर करना है। मैंने ये कहा था कि पानी 1 लीटर पानी लिया, जरासीम डाल दिया, चूल्हे पे रख दिया, चूल्हा फुल कर दिया। जब फुल चूल्हा करेंगे जलना शुरू होगा। हमारे यहाँ ख्वातीन का आम यही कंसेप्ट है, चूल्हा ज़्यादा कर देंगे तो पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है जहाँ पे हम मौजूद हैं, फर्स्ट के आप लाहौर में हैं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। आप इस बात से वाकिफ हैं कि ऐसा क्यों होता है? 100 से 1-2 डिग्री कम ही रहेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस भी हो तब भी टेटनस के बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, बल्कि जब आप फुल चूल्हा जला रहे हैं, हीट, उस हीट से पानी सारे का सारा उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया फिर भी किल नहीं होगा। उसकी बेसिक रीजन ये है। आमना का जवाब भी पार्शल दुरुस्त था। हमने कहा था कि सेल मर जाएंगे लेकिन उसके एंडोस्पोर बाकी रहेंगे। एंडोस्पोर 100 डिग्री सेल्सियस पे किल नहीं होते हैं, मॉइस्ट हीट से भी किल नहीं होते। ये इसकी बात उसकी हुई है सिर्फ क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज की। क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज में सबसे खतरनाक जरसूमा है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, और 1 लीटर पानी से तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप दोबारा सुन लीजिए, आपके लिए परेशान कौन खबर होगी। आपको पानी का देगची के बजाय देगचा लेना पड़ेगा, देगची की बजाय देगचा रखना पड़ेगा चूल्हे पे। अब उस देगचे में कम से कम को 10 लीटर पानी डालें, उसमें बैक्टीरिया डालें और उसको फुल चूल्हा करना है। हीट नॉर्मल रखनी है कि पानी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट भी कर देंगे, शुरू में हीट करेंगे पानी का टेम्परेचर, जब बॉइलिंग पे पहुंच जाए, जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसको थोड़ा सा कम कर लें, वो सो बॉयल होता रहे, उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 6 घंटे चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे स्पोर्स को मारने के लिए। ये है जी वो स्पेसिफिसिटी जो क्लॉस्ट्रिडियम के बैक्टीरिया है कि कोई बंदा, आपने किसी को नहीं देखा होगा 6 घंटे तक किसी चीज को बॉयल कर रहा हो। आप उसके खाने पीने की चीज में अगर टेटनस के जरासीम आ गए हैं तो 6 घंटे तक तो कोई खाना नहीं बनाता है, 6 घंटे में तो खाने का वो क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगी सारी चीजें। पर अब इसका हल है ऑटोक्लेव, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑटोक्लेव में पानी बॉयल होकर स्टीम बन जाता है, प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आ जाता है। इस टेम्परेचर पे 2 मिनट से 20 मिनट, एवरेज 9 से, आमतौर पर किताबों में 9 या 10 to 15 मिनट कहा गया होता है, लेकिन मुख्तलिफ बैक्टीरिया 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक का टाइम ले सकते हैं। इस टेम्परेचर पे तकरीबन 15-20 मिनट में क्लॉस्ट्रिडियम मर जाएगा। हीट मॉइस्ट है लेकिन उसका टेम्परेचर नोट करना है। बॉइलिंग से किल करना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और स्टीम जो कि सुपर हीटेड होती है 120, उससे वो कम टाइम में किल अप हो जाते हैं। चनाचे ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा बेहतर है सिर्फ बॉइलिंग के मुकाबले। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? जो क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum है वो भी 2 घंटे तक बॉइलिंग को सस्टेन कर जाता है, और वो भी ऑटोक्लेव में जल्दी तकरीबन 15 मिनट में मर जाता है। पर ये था जी ऑटोक्लेव और उसका ताल्लुक इससे
मॉइस्ट और ड्राई हीट का ताल्लुक। अब उसमें जो टेक्निकल पॉइंट है छोटा सा, ये आपने पढ़ा होगा। ये अक्सा किधर है आज? अक्सा है कि नहीं? आज अक्सा ने जवाब जी नहीं दिया? सर। जी सर। आपने कोई जवाब नहीं दिया आज? सर मैंने जो आंसर करना था, मैंने 2-3 दफा माइक ऑन किया लेकिन सब आंसर कर रहे थे, फिर मैंने ऑफ कर दिया। चलो ठीक है जी। ये तो हो गया जी वो बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा सख्त जान है। और हसन, आपका जवाब था इकोलाई का। इकोलाई तो बड़ा जो बहुत माठा सा है, बड़ा बड़चल्लू सा है बेचारा, उसको तो अब फूंक मारे तो मर जाएगा। वैसे इकोलाई खतरनाक बैक्टीरिया में शामिल नहीं होता, वो सर मैं अपॉर्चुनिस्टिक। उससे भी डरता हूँ। हाँ जी, डरना डरना तो चाहिए। उससे भी चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए, ऐसे ही है कुछ। लेकिन बहरहाल इकोलाई को ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो सिर्फ उसलिए लफ्ज़ स्पेन हो चुका है गालबन से पहले। अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट, वो जस्ट अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट है। वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बंदे को कुछ नहीं कहता है, लेकिन किसी भी वीक बंदे के लिए तो बहुत सी प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। जी अब हमारा टाइम, जी हमारा टाइम ख़त्म होने के करीब है जी। अब ये किसी वक्त भी बंद हो जाएगी मीटिंग, 1-2 मिनट ही है हमारे पास। बहरहाल ये हो गया जी। स्पोर फॉर्मर्स को किल करने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि स्टीम किया जाए। अगर और कोई चीज़ जो ज़्यादा देर तक बॉयलर को सस्टेन कर सकती है, उसका भी हल यही है कि उसको स्टीम में, चूँकि जब हम स्टीम की बात कर रहे हैं तो वो ऑटोक्लेव वाली स्टीम की बात हो रही है, ताकि उस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा, और पानी में नमी मौजूद होगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है खाली बॉयलिंग के मुकाबले में। याद रखिए कि जो घर, ये जनरल के लिए पॉइंट में दे रहा हूँ, आप घर में मौजूद हैं, पानी पीना चाह रहे हैं, पानी आप समझते हैं साफ नहीं है, उस सूरत में घर में जो सबसे आसान मेथड पॉसिबल है वो यही है कि पानी को बॉयल कर। पानी को बॉयल करने से उसमें आम बैक्टीरिया मर जाए, पानी में मौजूद आम बैक्टीरिया और कुछ वायरसेस भी मर जाएंगे। मैंने कुछ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चंद, और बहुत हद तक वो पानी बेहतर हो जाएगा पीने के लिहाज से। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन चीज़ भी है कि वो लोग जो ज़्यादा आदी हो जाते हैं साफ पानी पीने के, साफ चीज़ें खाने के, उनके बीमार होने के चांसेस, अगर उनको एनवायरनमेंट में कहीं बाहर से कुछ चीज़ खानी पड़ जाए तो उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपने नोट किया होगा कि गरीब मुल्कों में कोरोना ने कम इफेक्ट किया है अमीर मुल्कों के मुकाबले में, और उसकी वही रीज़न है हमारी सैनिटरी कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है। और ये अफ्रीकन और एशियंस के लिए नेमत साबित हुई है यूरोपियन और अमेरिकन के मुकाबले में, जहाँ पे इम्यूनिटी कम है, ज़्यादा हाइजीनिक और ज़्यादा बेहतर सैनिटरी कंडीशंस की वजह से। जी टॉपिक तो हमारा अब चुके बहुत लेंथी टॉपिक है, ये तो चलेगा जी। आज के लिए इतना ही था, लेकिन अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आप उनको, अगर किसी का मिस हुआ हो, कोई लेट आया हो, तो आप लोग वो आके चेक कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन किसी तरफ से? सर जी हमारी बुक में स्टेरिलाइजेशन के टॉपिक ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स है सर, वो केमिकल स्टेरिलाइजेशन और फिजिकल मेथड्स। तो सर क्या हम वो सारा करेंगे इस टॉपिक में? जी बिल्कुल सारा करना है, चूँकि स्टेरिलाइजेशन इज जर्नल, चूँकि जर्नल है, जर्नल के अंदर सब कुछ आ जाता है। और आपको पता ही है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना है। पेपर किसने बनाना है कोई पता नहीं है, वो कहाँ से क्या डाल दे कोई पता नहीं, इसलिए आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। जी सर ठीक है। जी एनी मोर क्वेश्चन जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर वो जो थर्मल डेथ टाइम और डेसिमल रिडक्शन टाइम है, तो सर उसमें डेसिमल रिडक्शन टाइम में 90% बैक्टीरिया किल होते हैं, 100% नहीं होते। तो सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? चूँकि आपने इसको पूछा है हीट के रेफरेंस से, इसके लिए अब थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा क्या? स्टेरिलाइजेशन जी जी के तो रेफरेंस। आप किस लिहाज से करें, लेकिन मैं इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा आपसे। क्या आप समझती हैं LC क्या होती है? ये किसी और लिहाज से पूछ रहा हूँ मैं। LC, चलिए एक और लफ्ज़ है LD, ये लफ्ज़ कहीं पढ़ा हुआ आपने? लीथल डोज। जी बिल्कुल जी ठीक है। सर पढ़ा हुआ है। जी ठीक है, लीथल डोज और लीथल कंसंट्रेशन, ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको ज़हन में रखना है। जब आप किसी चीज़ की कंसंट्रेशन में इजाफा करते हैं, अब एक है LC50, ऐसी कंसंट्रेशन
किसी केमिकल की जिस पे 50% बैक्टीरिया किल हो जाए वो LC50 कहलाती है, और ऐसी कंसंट्रेशन जो 90% को किल कर दे वो LC90 कहलाती है। ये विद रेफरेंस टू कंसंट्रेशन बात हुई। बिल्कुल ऐसे ही अब वहां पे कंसंट्रेशन की बात हुई है, डोज की बात नहीं हुई है। अब उसकी अमाउंट कितनी यूज कर रहे हैं आप, उसकी अमाउंट फर्स्ट की आपने कहा जी मैंने इसमें 1 माइक्रोग्राम लिया है, 2 माइक्रोग्राम लिया है, और उसके लिहाज से जिस कंसंट्रेशन जिस डोज पे 50% किल हो जाए वो LD50 कहलाएगी, जिस पे 90% किल हो जाए वो LD90 कहलाएगा। अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो फिर वो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जैसे जैसे हीट को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है कि इस टेम्परेचर पे इतने परसेंट किल हो जाएंगे, इस टेम्परेचर पे इतने परसेंट किल हो जाएंगे। और उसकी रीजन क्या है ये दोबारा देखिएगा। इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कोरोना कोरोना हो रहा है, और कुछ जगह पे लोग ज्यादा मर रहे हैं, कुछ पे कम मर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ताल्लुक इसके साथ है डायरेक्टली। सोचिए जरा क्या हुआ, कौन से लोग ज्यादा मरे हैं आपके ख्याल में? सर जिनकी इम्यूनिटी वीक है। जी, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ इंसानों की इम्यूनिटी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ज़्यादा इम्यून है, कुछ कम इम्यून है, और कुछ में इम्यूनिटी नहीं है। ये हर चीज़ पॉसिबल है। अब जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके डेथ के होने के चांस ज़्यादा है। ऐसे लोग जो पहले से बीमार हों किसी खतरनाक बीमारी में, खासतौर पर सांस की बीमारी में, उनके मरने के चांसेस ज़्यादा है। अब जैसे इंसानों में डिफरेंस है, कोई हेल्दी है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, ऐसे ही बैक्टीरिया में भी है। उनमें भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ वीक हैं, कुछ बहुत ही वीक है, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेनेटिक डिफरेंसेस, म्यूटेशंस, ये सब कुछ काउंट करता है। यही वजह है कि एक ख़ास टेम्परेचर पे सब बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, उसकी कुछ परसेंटेज किल होगी। ये उसकी रीज़न। ओके, थैंक यू सर। चलिए जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है जी, इसलिए अब अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह।